आखिरी मर्जी, दिल छू लेने वाली कहानी। दोपहर की झुलसाती गर्मी थी। सोसाइटी का जनरेटर बंद था और ऐसी चुप। अमित खिड़की के पास खड़ा पसीना पोंछ रहा था। उसकी नजर नीचे पार्क में एक बूढ़े पिता को अपने विकलांग बेटे को व्हीलचेयर पर टहला रहे देखकर अटक गई। एक गहरी सांस भरकर वह पलटा और अंदर ड्राइंग रूम में देखा। उसके पिता विश्वनाथ शर्मा सोफे पर लेटे थे, आंखें बंद। उनके सीने पर उठा पट्ट धीमी पड़ चुकी थी। उनके पास ही बैठी अमित की माँ सुशीला चुपचाप रोटी चबा रही थी। कमरा दवाओं और निराशा की गंध से भरा था। अमित, पिता की आवाज़ धागे जैसी पतली। जी बाबूजी। अमित तुरंत पास गया, घुटनों के बल बैठकर। पिताजी ने आंखें खोली। वे धुंधली पीली आंखें जो कभी चुपकर देखा करती थीं, अब सिर्फ एक प्रश्न लिए हुए थी। वो काम, तेरा ट्रांसफर। अमित का गला सूख गया। यही सवाल रोज, दिन में 10 बार। जी बाबूजी। कोशिश जारी है, एचआर वाले कह रहे हैं। कोशिश? पिता ने एक अचानक उठी हुई ताकत से शब्द को थूक दिया, फिर खांसी के झटकों में बिखर गए। सुशीला जी तुरंत उनकी छाती सहलाने लगी। खांसी थमी तो वह और भी टूटे हुए लग रहे थे। मेरे पास कोशिश के लिए वक्त नहीं बचा बेटा, सिर्फ 6 महीने। डॉक्टर ने कहा था ना, वो भी तो 3 गुजर गए। अमित नीचे देखकर खड़ा रहा। उसका ट्रांसफ़र दिल्ली से अपने शहर आगरा में लाने की कोशिश पिछले 1 साल से चल रही थी। पदोन्नति थी, पैसा था, करियर था, और यहाँ थी मौत का इंतज़ार करती एक जर्जर देह जिसे अपने इकलौते बेटे का साया चाहिए था। आज मैं तय करूँगा, पिता ने फिर कहा, आवाज़ में एक अजीब दृढ़ता। सुशीला, वो मेरी वसीयत वाला फाइल ला दो, नीले कवर वाला। माँ चौंकी। अभी तुम ठीक नहीं हो, कल। आज उन्होंने जोर दिया और उस एक शब्द में सारी शेष ऊर्जा झोंक दी। माँ उठकर अलमारी की ओर गई। अमित का दिल जोर से धड़क रहा था। वसीयत? उसे बुरा सा एहसास हुआ। पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी, घर, बैंक बैलेंस सब कुछ अमित के नाम कर दिया था जब वे कॉलेज में था। फिर अब? माँ फाइल लेकर आई। पिता ने कांपते हाथों से एक पन्ना निकाला। ये वसीयत नहीं, एक सादा पेपर था जिस पर हाथ से लिखी पंक्तियाँ थीं। सुनो अमित, पिता ने कहा। उनकी नज़र सीधी थी। ये मेरी आखिरी मर्जी है। इसमें लिखा है कि मेरे बाद तुम्हें क्या करना है। अमित ने पन्ना लिया। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसके हाथ कांप उठे। मेरी मृत्यु के बाद मेरी देह को दान कर देना किसी मेडिकल कॉलेज को। ना तो अंतिम संस्कार, ना श्राद्ध, ना मुंडन, ना कर्मकांड। बाबूजी, ये क्या लिख दिया? अमित की आवाज़ बैठ गई। सुशीला जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे बेहोश सी सोफे के हत्थे पर जा चुकी। वो सब ढोंग है बेटा, पिता ने कहा। सांसें तेज चल रही थी। जीते जी जो नहीं दे पाया, मरने के बाद क्या थोपूं? मेरी देह कम से कम किसी डॉक्टर बनने वाले बच्चों के काम आएगी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। पर लोग क्या कहेंगे? अमित का स्वर उच्च हो गया। कि बेटा इतना बड़ा ओहदे पर है और बाप को दफनाने तक का पैसा नहीं। कि घर वाले तो पता नहीं क्या है। तुझे लोगों से मतलब है या मुझसे? पिता की आंखें सिकुड़ गईं। एक लंबी खामोशी छा गई। फिर पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सुनो, ये मत करो। सुशीला जी फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांति? पिता ने कड़वी हंसी हंसी जो फिर खांसी में बदल गई। सुशीला, 35 साल साथ रहे, जीते जी कब मिली शांति? ऑफिस के कर्ज में डूबे रहे, इसकी पढ़ाई के लिए सब कुछ गिरवी रखा। शांति उस दिन मिलेगी जब मैं जानूं कि मेरा बेटा मुझे भूलकर भी अपनी जिंदगी जी रहा है। उन्होंने अमित की ओर देखा।
तेरी माँ को समझाना तेरी जिम्मेदारी है, पर मैं नहीं बदलूंगा। अगर मेरी औलाद है तो मेरी इस आखिरी मर्जी का पालन करना। वे थककर बंद आंखें करके लेट गए। बातचीत खत्म। उस रात अमित की नींद उछटी रही। वही पंक्तियां आंखों के सामने तैरती। बचपन की यादें टूटी फूटी फिल्म की रील की तरह चलने लगी। वे दिन जब पिता ने अपनी नई साइकिल बेचकर उसका स्कूल का सालाना फीस भरा था। वे रात जब बुखार में तपते अमित के लिए पिता बिना कोट के सर्दी में दवा लेने दौड़े थे। और वे पल जब इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए पिता ने अपनी प्रोविडेंट फंड की सारी रकम निकाल ली थी, बस ये कहकर, तेरा आगे बढ़ना ही मेरी रिटायरमेंट प्लान है बेटा। पर उस आगे बढ़ने ने उन्हें 1000 मील पीछे छोड़ दिया था। दिल्ली की भागम भाग, प्रोजेक्ट्स, ईएमआई, पिता की लाइलाज बीमारी के पहले 2 साल तो अमित सिर्फ पैसे भेज पाया था। फोन पर ही हाल पूछता। सब ठीक है, माँ का हमेशा का जवाब होता। जब वे आखिरी बार घर आया और अस्पताल में पिता को देखा तो वे सदमे में रह गए। अब वे हष्ट पुष्ट गर्व से सीना तानी चलने वाले पिता एक छरहरे भूसे जैसे शरीर में सिमट गए थे। उस दिन पहली बार पिता ने उनका हाथ पकड़कर कहा था, देख बेटा, यही होता है उपेक्षा की सजा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। शब्द तीर की तरह चुभे थे। उपेक्षा? क्या वे सचमुच उपेक्षा थी या जिम्मेदारी की मजबूरी? अमित के मन में उलझन का एक गुबार था जो आज उस वसीयत के पन्ने ने और सघन कर दिया था। अगले कई दिन तक घर में सन्नाटा पसरा रहा। पिता बहुत कम बोलते, सिर्फ दवा लेते, खाते और खिड़की से बाहर आकाश की ओर देखते रहते। माँ चुपचाप रोती रहती। अमित ऑफिस के वर्क फ्रॉम होम मीटिंग्स में उलझा रहता, पर ध्यान कहीं टिकता नहीं था। एक शाम जब माँ पूजा कर रही थी, अमित पिता के पास बैठ गया। उनकी हालत और बिगड़ रही थी। बाबूजी, अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये बॉडी दान वाली बात, क्या इसके पीछे कोई गुस्सा है मुझसे, मेरी अनुपस्थिति से? पिता ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नज़र में गुस्सा नहीं, एक गहरी अथक पीड़ा थी। गुस्सा नहीं बेटा, निराशा है अपने आप से कि एक पिता होकर भी मैं तुझे यहाँ बांध नहीं सकता। तेरी दुनिया अलग है, पर मैं मरने के बाद भी इस घर की दीवारों में कैद नहीं रहना चाहता। न कर्मकांड के नाम पर, न यादों के नाम पर। मेरी देह का एक अणु अणु नया जीवन दे, यही मेरी विदाई होगी। तुझसे बस इतनी ही उम्मीद है। उस रात अमित ने इंटरनेट पर बॉडी दान की प्रक्रिया की देखी। फॉर्म, सहमति पत्र, मेडिकल कॉलेज से संपर्क, एक ठंडी यांत्रिक प्रक्रिया। उसकी रोंगटे खड़े हो गए। उसकी अपनी स्मृतियों में पिता का स्पर्श गर्म जीवांत था। वे हाथ जो उसे स्कूल छोड़ने जाते हुए थामता था, वे पीठ जिस पर वह बचपन में चढ़ जाता था, उसे कैसे वह एक स्पेसीमेन में बदल सकता था। एक हफ्ते बाद पिता की हालत अचानक बहुत बिगड़ी। उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने साफ कह दिया, समय कम है। आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में बैठे बैठे सुशीला जी ने अचानक कहा, अमित, मैं तुम्हारे पिता की इच्छा मानने को तैयार हूँ। अमित हैरानी से माँ की ओर देखने लगा। कल रात, माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, उन्होंने मुझसे कहा था। बोले, सुशीला, मैंने तुम्हें कभी कोई महंगा तोहफा नहीं दिया, पर तूने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया, एक अच्छा बेटा। अब मेरी बारी है। मैं तुम दोनों को आखिरी तोहफा दूंगा, आज़ादी। मेरे राह रहने पर लगे रीति रिवाजों के बंधन से आज़ादी, और उस बच्चे को आज़ादी जो हमेशा ये सोचकर दुखी रहा कि उसने हमें अकेला छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि वो बिना किसी गिल्ट के आगे बढ़े। माँ का गला भराया। मैं समझ गई, उनकी यही अंतिम लड़ाई है, अपनी ही मृत्यु पर।
विजय पाने की। हमें हारने नहीं देना चाहिए। अमित ने माँ को गले लगा लिया। उसके आंसू छाती को भिगो रहे थे। उसे एहसास हुआ ये कोई तिरस्कार नहीं बल्कि पिता का अंतिम सबसे बड़ा त्याग था। वे अपने प्रति उनकी भावनाओं के भार से उसे मुक्त कर रहे थे। 2 दिन बाद विश्वनाथ शर्मा ने आखिरी सांस ली। उनका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत था, जैसे कोई लंबी लड़ाई जीतकर सो गया हो। अमित ने फोन निकाला। उसने मेडिकल कॉलेज का नंबर डायल किया, जिससे वह पहले ही बात कर चुका था। आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, पर दृढ़ थी। हेलो डॉक्टर शर्मा, मैं अमित शर्मा बोल रहा हूँ। आपने कहा था शरीर दान के लिए संपर्क करूँ। मेरे पिता अभी अभी स्वर्गवास हुए हैं। फोन पर दिशा निर्देश मिले। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई चिता नहीं। एक सादा सफ़ेद एम्बुलेंस आई। 2 पुरुष एक स्ट्रेचर पर सफ़ेद चादर ओढ़ी एक देह ले गए। सुशीला जी ने आखिरी बार पति के माथे को छुआ। अमित ने उनके पैर छुए। जैसे ही एम्बुलेंस गेट से बाहर निकली, अमित का सीना भारी हो गया। एक विचित्र खालीपन छा गया। कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा, कोई अस्थि संचय नहीं, कोई मुंडन नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी हुई थी। वह अंदर आया। माँ पूजा घर में बैठी थी, देवी देवताओं के सामने दिया जला रही थी। माँ, अमित ने पूछा। माँ मुड़ी। उनके चेहरे पर शोक था, पर एक अजीब सी स्वीकारता भी। कहते हैं ना, उन्होंने कहा जो देता है वही सच्चा पिता होता है। तुम्हारे पिता ने तुमको जीवन भर दिया, अंतिम बार भी देकर गए। अमित अपने कमरे में गया। उसकी नज़र डेस्क पर पड़ी, जहाँ पिता का एक पुराना फोटो फ्रेम था। अमित की ग्रेजुएशन के दिन का। पिता गर्व से सीना ताने खड़े थे, हाथ उसके कंधे पर। तभी उसकी नज़र एक पीले रंग के एक लिफाफे पर पड़ी, जिसके अंदर एक कागज़ पे कुछ लिखा हुआ था। पिता की ही लिखावट थी, शायद कुछ साल पहले की, जब हाथ ज़्यादा कांपते नहीं थे। प्रिय अमित, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं नहीं रहा, और तूने शायद मेरी अंतिम इच्छा मान ली थी। धन्यवाद। पर एक बात याद रखना, जिस शरीर को तूने दान कर दिया वो सिर्फ एक खोल था। असल में मैं तुझ में हूँ। मेरी आंखें तुझ में देखती हैं, मेरी महत्वाकांक्षाएं तुझ में सांस लेती हैं। तू जहाँ भी जाए मैं तेरे साथ हूँ, बस खुश रहना। बाबूजी। अमित का सर झुक गया। पत्र पर आंसू की बूंदें गिरकर शाही को थोड़ा फैला रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पिता की मौत एक अंत नहीं बल्कि एक विस्तार थी। वह अब सिर्फ एक स्मृति थी, बल्कि अमित के भीतर बसी एक जीवंत शक्ति थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। शाम ढल रही थी। आकाश में नारंगी और बैंगनी रंग घुल मिल रहे थे। नीचे पार्क में वही बूढ़ा अपने बेटे को व्हीलचेयर पर घुमा रहा था, पर आज वह दृश्य उसे दुखी नहीं कर रहा था। उसे एहसास हुआ प्यार का रिश्ता देह तक सीमित नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वह होता है जो अपने होने को मिटाकर दूसरे को पूरी तरह से जीने की आज़ादी दे देता है। उसने फ़ोन उठाया, अपने दिल्ली ऑफिस के बॉस का नंबर डायल किया। सर, मैं अमित बोल रहा हूँ। मेरा ट्रांसफ़र आगरा के लिए आप रद्द कर सकते हैं। मैं दिल्ली में ही रहूँगा। हाँ, अब ठीक हूँ, धन्यवाद। उसने फ़ोन रखा। उसे लगा जैसे पिता कमरे में मौजूद हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आखिरी मर्जी सिर्फ बॉडी दान की ही नहीं थी, वह थी अमित को जीवन से डरने न देने की। और आज अमित ने उस मर्जी को सही मायने में समझा था। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।